तो ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक देखो, हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें हमारा जो चल रहा था ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। और इसमें हमने देखा था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम का और कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम इसके अंदर है। और इसके अलावा हमने देखा था इसको अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अर्थ का कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया, एटॉमिक आयनिक रेडियाई देख लिया था, किस तरह से जो है कि अल्कली मेटल से ये छोटा है और किस तरह से डाउन द ग्रुप जा करके ये बढ़ता जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया था। मेटालिक प्रॉपर्टी, तो चूंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हम लोग जानते ही है। ये सॉफ्ट मेटल ये भी होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू जो है कि अल्कली मेटल ये हार्ड होते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके अंदर जो है मेटालिक बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है कि ये क्या करते हैं कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसी वजह से हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कोई भी अल्कली मेटल है, मैग्नीशियम है, तो 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2। तो एक तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये भरा हुआ है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन भरा है तो क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है अल्कली मेटल से, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी वजह से साइज छोटी होगी, ठीक है। और डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर वहाँ पे हम ये देखते हैं कि साइज बड़ी होती जाती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती जाती है, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया अगर तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा Mg+, और यहाँ पे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, और ये 3s1 हो जाएगा। अब ये हो गया अनस्टेबल, ये था स्टेबल क्योंकि पूरी तरह से भरा हुआ था, अब ये हो गया अनस्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली, बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से जो है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है वो अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, लेकिन जो सेकंड होती है वो अल्कली मेटल से कम होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की हम बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ही, मेटल की अगर मेटल नाम हमने लिख दिया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ही, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ही, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मगर अल्कली मेटल से कम है। लेकिन बाकी अगर मेटल से हम बात करें तो इनकी साइज बड़ी होने की वजह से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तब तो हमारा अल्कली मेटल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। चूंकि इनकी साइज बड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो और पॉजिटिव कैरेक्टर जो है कि इनका बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है। आई बात समझ में। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबको पता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉन
लूज या गेन होगा तो जो चार्ज क्रिएट होंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगा। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 हमेशा है किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। और एक चीज ये भी देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट में अगर सॉलिड स्टेट है किसी को कुछ नोट करना है तो कर सकता है, क्योंकि हम लोग इसके आगे पढ़ चुके हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में जो है कि ये जो आयन है M+2 एक स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है, स्ट्रॉन्ग लैटिस। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है। क्यों स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है? क्योंकि चार्ज ज्यादा है। अगर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटी है, चार्ज ज्यादा है और साइज, दो फैक्टर है यहाँ पे। एक तो हाई चार्ज और दूसरा यहाँ पे है स्मॉल साइज। ये दो चीजें हैं। इन दो फैक्टर की वजह से इनका जो है कि वो क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में ये स्ट्रॉन्ग जो है कि बनाते हैं लैटिस। ठीक है। और इसी वजह से इनकी हाई लैटिस इंथैल्पी होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाई लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। एक बार फिर से जान रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। जो सॉलिड स्टेट में अगर हम देखा जाए तो ये जो आयंस होते हैं वो आयंस एक स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाते हैं। ठीक है, वो क्या बनाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाते हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग लैटिस है, ये स्ट्रॉन्ग लैटिस है, स्ट्रॉन्ग लैटिस के पीछे दो कारण है। एक तो हाई चार्ज है और एक स्मॉल साइज है। और इस लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, इस लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी वो हमारी लैटिस इंथैल्पी होगी। तो जब साइज छोटी है आयन की और यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लैटिस बन रहा है तो उसकी लैटिस इंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी लैटिस इंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा लैटिस इंथैल्पी। और एक चीज और, ये तो देखो सॉलिड स्टेट में था। सॉलिड स्टेट में अगर एक्वस सॉल्यूशन में आयन है तो क्या होगा? तो क्या उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लो होगी या हाई होगी? तो सेम कारण यहाँ पे भी है। इन एक्वस कंडीशन M2+ जो आयन है गेट हाइड्रेटेड स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली हाइड्रेटेड हो जाते हैं। यानी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन बहुत तेजी से होता है यहाँ पे, इसलिए इनका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से दे हैव हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये चीजें क्या है, भूलने वाली चीजें बार बार भूलती रहती है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने पर, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में ऐड हो रहा है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो हमारे एल्कली मेटल जिनके ऊपर +1 चार्ज है और जिसके ऊपर +2 चार्ज है, तो उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है और उसकी साइज भी छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी।
तो यहाँ पे सेम रीजन ये भी है। ऐसा क्यों यहाँ पे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज। इसके कारण ये जो है कि स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज की वजह से ये इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। आई बात समझे? तो ये हो गया, नोट कर लिया होगा। तो हमें इसको देखो, क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो है कि स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाते हैं और एक्वस कंडीशन में यही आयन जो है कि क्या बनाते हैं, वो हाइड्रेटेड आयन बनाते हैं, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन वाटर उनसे जाकर के जुड़ जाएगा, जैसे कि MgSO4 10H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड वाटर है, इसको हम हाइड्रेटेड वाटर कहते हैं। ऐसे जो साल्ट होते हैं वो डेलिक्यूसेंट होते हैं। डेलिक्यूसेंट का मतलब क्या होगा कि अगर जरा सा भी हीट मिलेगा तो पसीज जाएंगे। धूप में अगर रख देंगे तो क्या होंगे, उसमें वाटर मॉलिक्यूल, जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसी में घुलना शुरू कर देगा। आई बात समझे? तो इस तरह से इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी और लैटिस इंथैल्पी सॉलिड स्टेट में दोनों ज्यादा होती है। तो दोनों के पीछे सेम कारण है, एक तो स्मॉल साइज और दूसरा क्या है, दूसरा है हाई चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हम सारा कुछ ये पढ़ चुके हैं। एक बार अगर जिसको ना समझ आए वो वीडियो में खोल करके एक बार वीडियो देख लिया करो। एक एक दिन वीडियो कोई कुछ देखता नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात है। अगर कहीं किसी को दिक्कत है, इसीलिए हम लोग दो बार काम कर रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे कलरेशन इन फ्लेम में जब हम इनको जलाएंगे तो क्या होगा? तो देखो भाई, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अल्कली मेटल भी कलर देता है, ये भी कलर देते हैं। तो कलर कोई भी देता है तो उसके पीछे हमने एक रीजन बताया, उसमें एक रीजन बताया था कि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एनर्जी पा करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। हमारे जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक विजिबल रीजन होता है, उस विजिबल रीजन में 7 कलर होते हैं, जिसको हम विबजियोर के नाम से जानते हैं। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, वहां से रिटर्न होता है, तो वो एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को इमिट करना शुरू कर देता है, एनर्जी को लूज करता है, तो उसी कलर के फॉर्म में लूज करता है, वो एनर्जी हमें वहां पे वो कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये तो कलर देते हैं, ये जैसे ब्रिक रेड देता है, ब्रिक रेड। अगर हम कैल्शियम को आग में जलाएंगे तो हमें ब्रिक रेड कलर आएगा, और अगर ऐसे हम लैब में आयन के रूप में टेस्ट भी कर लेते हैं। प्लैटिनम की रॉड होती है, एक ग्लास रॉड होती है जिसके अंदर प्लैटिनम वायर लगा रहता है हेयर के समान। अब इसको हम एसिड में डाल करके एक बार धो लेते हैं, और जो कैल्शियम का साल्ट है उसको इसके ऊपर लगा देते हैं। अब इस कैल्शियम साल्ट को हम जब आग में लेके जाते हैं, इस कैल्शियम साल्ट को जब हम आग में लेके जाते हैं तो ये बर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्रिम्सन रेड की फ्लेम दिखाई देती है। यहाँ पे जो फ्लेम दिखाई देती है वो क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम हमें दिखाई देती है। इसी तरह से इसको अगर हम लेके जाते हैं, ये ब्रिक रेड दिखाई देता है, और इसका जो कलर है वो क्रिम्सन रेड कलर आता है। इसी तरह से जब इसको लेके जाते हैं
तो एप्पल ग्रीन कलर आता है, एप्पल ग्रीन। और इसमें अगर हम इसको लेके जाते हैं तो क्रिम्सन कलर आता है। तो इन सब के कलर देने के पीछे एक ही रीजन है। जहां कहीं भी अगर कह रहा है कि कहीं कलर दे रहा है तो इसका मतलब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिशन कर सकता है। वो क्या कर सकता है? ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो कलर है वो हमें दिखाई देगा। वो कलर दिखने के पीछे रीजन क्या है, हमने बताया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। जैसे हम लोग भी किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हमारी एनर्जी क्या होती है? डाउन हो जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक सर्टेन हाईएस्ट पीक तक रिएक्शन जाता है, उसके बाद वो रिएक्शन रिटर्न होकर आ जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज गेन करके इतनी ऊंचाई तक जाते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट तक, और फिर वो एनर्जी को कलर के रूप में लूज करते हैं। तो वो पर्टिकुलर कलर इसलिए देते हैं कि उसी वेवलेंथ की एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया था और उसी वजह से वो कलर हमें वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात क्या है इनकी, ये ऐसा कलर क्यों देते हैं? तो इसके पीछे हम यही रीजन बताएंगे कि यहाँ पे इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है। ठीक है, दूसरे की यहाँ पे साइज क्या है, साइज बढ़ती जाती है, डाउन में ग्रुप जाते हैं, साइज फैक्टर है, लार्ज साइज हो जाती है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम Mg do not impart color, do not impart color in flame, color in flame, color in flame, ये फ्लेम में कलर नहीं देते। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनके पास ऐसा क्या कंडीशन है, सेम ग्रुप का एलिमेंट है और सेम ग्रुप का एलिमेंट होने के बाद भी ये क्यों जो है कि फ्लेम टेस्ट नहीं देते? ये फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? क्वेश्चन ये है कि इनके फ्लेम टेस्ट ना देने के पीछे कारण क्या हो सकता है। इनके फ्लेम टेस्ट ना देने के पीछे कारण बहुत जेन्युइन कारण है, जेन्युइन कारण जो हम सब सोच सकते हैं। ठीक है, वो जेन्युइन कारण क्या हो सकता है? अभी जैसे हमने बताया कि जो कलर शो कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो उनकी एंथैल्पी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर वो एनर्जी को पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए होते हैं उसको लूज करेंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से वो जो है कि कलर देंगे। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं दे रहे तो उसके पीछे सेम एक ही कारण हो सकता है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है, साइज छोटी है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जल्दी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज and high ionization enthalpy and high ionization enthalpy। ठीक है, तो ये हो गया, आई बात समझ में? देखो ये सब बेसिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि जब पेपर में आ जाते हैं तो बात दिमाग में नहीं आती है, तो हम अपने दिमाग को इतना जनरलाइज बना लें, जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको दिमाग में बैठा लें कि कोई कलर क्यों देता है, कोई कलर नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, या तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो हमें 4-5 ऐसे जो है पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं जिससे कि हम किसी का जवाब दे सकें।
ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर चैप्टर को में उस चीज को हम रट के रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमने यहाँ पे कलर को देख लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्रिस्टल लैटिस थोड़ा दूसरा होता है, और बाकी का, अरे सॉरी, बेरियम और मैग्नीशियम का क्रिस्टल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी सबका जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो सेम होता है, बाकी सबके जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हम क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे थे। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, वो SCP टाइप का होता है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम Mg has HCP लैटिस। ठीक है, SCP लैटिस। बाकी के बचे जो कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, रेडियम की तो बात नहीं करना चाहिए क्योंकि रेडियोएक्टिव है। इनका जो लैटिस होता है फिर भी हम लोग ले लेते हैं इसमें। एक मिनट, पहले इसको ले लेते हैं। बेरियम और कैल्शियम और इसका जो होता है स्ट्रांसियम का हैज CCP CCP लैटिस। अभी सारी चीजों के बारे में हम बात बता देते हैं। CCP लैटिस, और इसके बाद हमारा जो बेरियम होता है, बेरियम हैज BA हैज क्या है, BCC। ठीक है, BCC लैटिस है। अब देखो लैटिस का मतलब हमने सिंपल बता दिया था, सबको याद होगा, हमने एक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था और उसमें बताया था कि वो पूरा एक लैटिस है और उसके अंदर जो कमरे हैं, रूम्स हैं, वो क्या है, वो एक यूनिट है। अब यहाँ पे लैटिस कई तरह की होती है। SCP का मतलब हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। CCP का मतलब हो गया सेंट्रल सेंट्रल क्लोज पैकिंग। ठीक है, सेंटर क्लोज पैकिंग। सेंटर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एटम होगा जो कि लैटिस में जो यूनिट है उसके फेस पे होगा या किसी सेंटर में होगा। ठीक है, और BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर। ठीक है, BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर। तो इस तरह के जो है कि लैटिस ये बनाते हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जो कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो होते हैं वो अल्कली मेटल की तरह से रिएक्टिव होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो अल्कली मेटल की तरह से क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल की तरह से रिएक्टिव होते हैं, और इनके रिएक्टिव होने के पीछे क्या है, लेस आयनाइजेशन इथैल्पी, लेस आयनाइजेशन इथैल्पी। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनकी इंथैल्पी अल्कली मेटल से थोड़ा ज्यादा ही होगी। इसलिए इन दोनों के बीच में अगर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कंपैरिजन करें, तो हमें
आप खुद भी पढ़ के देख लोगे कि अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन होंगे, लेकिन दोनों रिएक्टिव है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी अदर मेटल के कंपैरिजन में, चाहे वो डी ब्लॉक में चाहे पी ब्लॉक में, उनसे कम होती है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि these are more reactive metals due to low ionization enthalpy, but they are less reactive than alkali metals due to इसके कारण due to high ionization enthalpy than alkaline metal। अभी इसी चीज को अल्कली क्लियर कर देते हैं मेटल्स। ठीक है, देखो अभी हमने बताया कि ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव इन सेंस अदर मेटल, लेकिन उस रिएक्टिविटी का कंपैरिजन हम अल्कली मेटल के साथ करेंगे तो अल्कली मेटल से ये कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों कम रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल ज्यादा होती है, साइज छोटी होती है, चार्ज ज्यादा होता है, तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी का अगर हम कंपैरिजन अल्कली मेटल के साथ करेंगे तो अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी और भी कम है। ठीक है, तो ये रीजन है। लेकिन अगर हम दूसरे मेटल से कंपैरिजन करेंगे तो ये रिएक्टिव है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अदर मेटल के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सेकंड ग्रुप में देखेंगे, बट द डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। बट ऑन मूविंग on moving from top to bottom in second group reactivity increases, लेकिन क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाएंगे और अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा और रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती जाएगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि रिएक्टिविटी कंपेयर भी कर लिया अल्कली मेटल से और ये भी देख लिया कि मोर रिएक्टिव है, उसके पीछे रीजन क्या है। अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव है तो उसके पीछे रीजन क्या है। और डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो ये रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ड्यू टू डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के डिक्रीज होने के कारण। ठीक है, अब इससे पहले देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। पहला हम यहाँ पे देखेंगे फटाफट रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर रिएक्शन विथ वाटर हम देखेंगे तो हमने बताया कि चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या बहुत तेज ये रिएक्शन करते हैं
लेकिन अगर एल्कली मेटल से तुलना करेंगे तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होता है। these are less reactive, these are less reactive with water than alkali metal, than alkali metal, ठीक है। ये रिएक्शन अगर वाटर से करेंगे तो यहाँ पे MOH होल ट्वाइस बनाएंगे, MOH होल ट्वाइस बनाएंगे। अब प्लस इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, तो हम यहाँ पे पॉप साउंड सुन सकते हैं वहां पे लैब के अंदर, ठीक है। और अगर रिएक्टिविटी यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव, कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम। अभी हमने बताया कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आई बस में अभी इसमें हमें बहुत सी चीजें देखनी है, तो कल फिर मिलेंगे इसके साथ। ओके, थैंक यू।